तो पूरी अच्छी तरीके से समझाया, और मैं समझता हूँ कि आज जो वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोतागण है, आपकी बात को पूरे ध्यान से मग्न होकर सारे लोग सुन रहे थे। तो अभी जैसे एक बात मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारी संख्या अभी 100 हो चुकी है, लेकिन ये संख्या थोड़ा सा 9 बजे का समय है, तो इस समय पे भी कम से कम लोगों को जुड़ना चाहिए। तो एक ये ऑनलाइन जो मीटिंग है, इसका एक सभी लोगों को मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़े हो, या अभी 2 4 5 बार जुड़े हो, या 1 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन से जुड़े होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको 1 1.5 2 महीने हो जाएंगे ऑनलाइन मीटिंग पर आपको उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, जब आपको इसकी आदत 1 2 महीने में आदत पड़ जाएगी, हर दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज इतना समय पे क्यों कोई मीटिंग नहीं चल रही है। तो आप भरोसा रखें, ऑनलाइन जितना ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे बीच में पंजाब से, झारखंड से, गुजरात से बैठे हुए हैं, और मात्र कम समय में हम इतने वक्तागणों को सुन पाते हैं। ये और एक ऑनलाइन की ताकत है। जो तथागत बुद्ध का जो वैज्ञानिक धम्म के माध्यम से ही जो वैज्ञानिकों ने इतनी आज मनुष्य ने जो प्रगति की है, ये उसी का उदाहरण है। तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और एक संकल्प जरूर लेना चाहिए, कम से कम 1 या 2 लोगों को मुझे प्रतिदिन मीटिंग में बिठाना मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे चेक करना भी मेरी जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया है, बिठाया है आज मीटिंग में, तो वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अगर आप ऐसे सारे लोग सोच लेंगे, तो जो लगभग 100 लोगों की उपस्थिति हो ही जाती है मीटिंग में, तो वो डबल से आगे बढ़ जाएगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने विषय पर आता हूँ, और आज के हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट प्रसपाल सिंह जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सब्जेक्ट दिया गया है 3 कृषि कानून के बारे में, हमें और अच्छी तरीके से गहराइयों से इस सब्जेक्ट के बारे में और आज की परिस्थिति में के बारे में हमें समझाने की कोशिश करें। माननीय एडवोकेट प्रसपाल जी, प्रदेश संयोजक पंजाब, सर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आइए और अपनी बात रखिए। हेलो जी जी सर। आवाज आ रही है? ठीक आ रही है आवाज? सर बिल्कुल ठीक आ रही है सर आवाज। ठीक। आपकी सर नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जहाँ नेटवर्क हो करुणा वहाँ के सागर तथागत जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हुए महापुरुषों को नमन करते हुए, आज के हमारे वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए बीएम पटेल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि राम प्रसाद बोध जी, और हमारे संस्थापक, राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म प्रकाश भारती बोध जी, आज का जो संचालन करते हुए योगेश गौतम जी, और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और सचिव, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। आप अपनी वीडियो को खोलेंगे सर? हाँ जी, वो वीडियो नहीं आ रही थी, अब आइए, बात रखें सर। हाँ जी, ठीक है। जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये अपना कार्यक्रम बनाया है कि हम 25 तरह के जो आंदोलन हैं उसके बारे में हर दिन बात करेंगे, और सबसे पहले उसमें आज हमारी जो बात है किसान आंदोलन पर बात है। किसान आंदोलन के बारे में जो
हमें कहा गया है कि उसके बारे में विचार रखने हैं। तो किसान आंदोलन, जो 3 नए कृषि कानून 2020 जो सरकार ने पास किए हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 सितंबर को लोकसभा में ये जो किसान कृषि कानून जो हैं वो पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में बहुत ही इसको अनियमित तरीके से पास करवाकर जो राष्ट्रपति महामाननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, और 27 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर साइन कर दिए और इसको जो है एक कानून बना दिया। अब ये कृषि कानून है क्या? 3 तरह के जो इसमें कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन, इंग्लिश में इसे कहेंगे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। और जो तीसरा विधेयक है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल अकोमोडिटी अमेंडमेंट बिल। जैसा कि हम जानते हैं ये 3 तरह के कानून जो हैं वो हमें हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तो किसान जो है इसके लिए धरने पर बैठे हैं पिछले तकरीबन 9 महीने से। अब पहला जो बिल है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा। अब ये क्या है? जब भी किसान अपनी जो है प्रोड्यूस, जैसा कि हम जानते हैं किसान जब भी अपनी फसल पैदा करता है तो उसको बेचने के लिए हमारे राज्यों में जगह जगह पर जो मंडियां बनी हुई हैं और किसान वहां पर जाकर अपनी जो फसल है उसको वहां पर जो सरकार की एजेंसियां हैं जैसे एफसीआई है और इसी तरह की और भी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो किसानों से वो फसल खरीदती हैं, और किसान जब वो फसल मंडियों में लेकर जाता है तो वहां पर उनको छोटी सी एक मूल्य अदा करना पड़ता है, जिसे हम टैक्स भी कह सकते हैं या लाइसेंस फीस कह सकते हैं। और उस लाइसेंस फीस को पे करके जो किसान है वो सरकारी एजेंसियां हैं उनको जो अपनी फसल है समर्थन मूल्य पर बेचता है। सरकारों की मदद से उन फसलों को खरीद कर जो है अपने पास उसका भंडारण करती है। अब जो ये कानून आ गया है, अब इस कानून में जो व्यवस्था की गई है, जो नई व्यवस्था की गई है, जो बदलाव किया गया है, वो ये किया गया है कि अब जो मंडियों के बाहर भी है जो किसान किसी भी राज्य में जाकर किसी भी व्यक्ति को किसी को भी ये अपनी फसल बेच सकता है। देखने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है जी, कानून बहुत अच्छा लग रहा है। अभी किसान को जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी जाकर अपनी जो है वो फसल को वो वहां पर बेच सकता है। लेकिन इसके पीछे जो लूप होल है, जो इसका दुष्परिणाम है, वो ये है कि इसके आड़ में जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो जब राज्यों में जाएंगे वहां पर वो जब उनकी फसल खरीदेंगे, पहले तो 1-2 साल वो उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेंगे, क्योंकि किसानों को वहां पर मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा और वो सीधे व्यापारी से संपर्क कर कर उसमें व्यापारी को जो है वो अपनी फसल बेचेंगे और
उनको ये लगेगा नहीं ये जो अच्छा है, बहुत अच्छी हमें जो इसकी आमदन हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो परिणाम निकलेगा वो ये है कि राज्यों में जो सरकारी मंडियां हैं वो जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और उसका असर क्या होगा कि उसके बाद जो व्यापारी है वो किसान को मजबूर करेगा कि वो जो उसकी फसल है वो व्यापारी की ही जो मर्जी है, उसका ही जो मूल्य है, वो जो मूल्य लगाएगा उस मूल्य पर उसको किसान को बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मंडियां जो है वो खत्म हो चुकी होंगी और जो उस पे से सरकार का जो कंट्रोल है वो खत्म हो चुका होगा। इस तरह से जो किसान की फसल है वो बहुत ही सस्ते दामों में जो खरीदी जाएगी और किसान जो है वो लुटता हुआ नजर आएगा। अब इसकी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में जो है, बिहार और मध्य प्रदेश में जो है मंडियों का सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। और वहां पर जो किसान जब अपनी फसल को लेकर जाता है तो वहां पर उनको अपनी फसल जो है बड़े ही सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। और जो है उसको उस फसल की जो लागत है उससे भी बहुत ही कम मूल्य में उसको बेचना पड़ता है। और जो है किसान को अल्टीमेटली जो है उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है और मजबूरी में उसे कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसकी वजह से वो उसका घर परिवार जो है पीछे से बर्बाद हो जाता है। अब दूसरा इसका नुकसान जो है वो क्या, जो एक टैक्स या जिसको हम एक कह सकते हैं लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी, उस से जो है मंडियों की में जो उसमें जो पैसा आता था वो सरकार के पास पैसा था। अब जो जब वो चीज हट जाएगी, जब वो टैक्स हट जाएगा तो उसका सीधा जो फायदा है वो व्यापारी उठाएगा। और उस पैसे से जो आसपास के गांवों में जो डेवलपमेंट होनी होती है, और वो डेवलपमेंट जो कोई सड़कें बनानी है, किसान के लिए कोई व्यवस्था करनी है, और वो जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो सीधा पैसा जो है व्यापारी के पास जाएगा। वो किसान के किसी भी उसके भले के लिए उसका कोई यूज नहीं होगा, गांव में किसी भी डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का यूज नहीं होगा। जैसा कि हमारे, मैं अपने पंजाब की बात करूं तो एट लीस्ट जो लाइसेंस फीस है 3500 करोड़ रुपया हर साल इस लाइसेंस फीस से जो सरकार को आता है, राज्य सरकार को आता है। और राज्य सरकार वो पैसा वापस किसानों की भलाई के लिए, गांवों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उस पर खर्च करती है। वो पैसा जो है सीधा का सीधा व्यापारी की जेब में जाएगा और वो किसान को उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये है जो एक पहले कानून के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरा जो कानून विधेयक इन्होंने पास किया है वो है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन। इसमें जो सबसे जो बड़ी बात हमें सामने आई है, जो उन्होंने सबसे बड़ा उसमें बदलाव किया है, उसमें ये है कि किसान जो है वो व्यापारी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा। और एग्रीमेंट कर वो चाहे 1 साल का करे, चाहे 2 साल का करे, चाहे 5 साल का करे। और उस एग्रीमेंट में किसान को व्यापारी के मुताबिक, व्यापारी ही उसमें जो है उसको जो सीड प्रोवाइड करवाएगा, व्यापारी ही उसको ये बताएगा कि उसके खेत में, किसान के खेत में क्या वो लगाएगा, क्या उसको लगाना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारी है वो उसकी मर्जी चलेगी, किसान का उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। और किसान जो उसमें एक मजदूर की तरह काम करेगा, जिससे कि किसान की हालत जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि पहले 1-2 साल जो व्यापारी है उसने उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा पैसा दे दिया, लेकिन धीरे धीरे जो व्यापारी है वो अपनी असली चाल में आएगा
और किसी ना किसी बहाने से जो किसान जो प्रोडक्शन करेगा, जो फसल उगाएगा, उसमें कोई ना कोई उसमें छोटा मोटा नुक्स निकाल के उसकी फसल को खरीदने से मना कर देगा। और किसान को इसके लिए जो एक प्रावधान था कानून का, सिविल कोर्ट में अगर हमें कोई केस करना पड़ेगा, लेकिन जो वो प्रावधान है वो इसमें से गायब कर दिया। बड़ी ही चतुराई से सरकार ने उसको गायब कर दिया। और उसको किसान को अगर अगर कोई केस करना पड़ेगा कॉरपोरेट के साथ या व्यापारी के साथ, तो एक एसडीएम की कोर्ट जो प्रोवाइड की गई है उसमें उसको केस ले जाकर वहां पर केस करेगा। और लेकिन इसका परिणाम क्या है, हम सब जानते हैं कि जो एसडीएम है उसकी कितनी पावर हो सकती, कितनी पावर हो सकती। व्यापारी जो है उसको बड़े आराम से खरीद लेगा। और ये होता भी है, हम रोजाना देखते हैं, हम सब जाते हैं एसडीएम के ऑफिस में, कहाँ वहां पर किस तरीके से काम होता है ये हम सभी को पता है। तो इसलिए सरकार ने इस कानून में भी बड़ी चतुराई से जो व्यापारी को इसका बेनिफिट देने के लिए काम किया है, और किसानों को जो गुलाम बनाने का जो काम किया है, उससे हमें प्रतीत होता है कि ये हमें फिर उसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां पर, याद करिए कि जब एक बाहर से ब्रिटिश कंपनी आई थी और उसने पूरे भारत में अपना साम्राज्य बना लिया था, धीरे धीरे करते हुए यही व्यवस्था जो है सरकार फिर उन उद्योगपतियों को हाथ में देकर, जो पावर है उनको देकर, पीछे से कानून के बैक साइड से उनको जो पावर देकर वही व्यवस्था दोबारा लागू करना चाहती है। तीसरा जो इसमें है कानून, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटी बिल। जैसा कि हम जानते हैं कि इस विधेयक में जो सरकार ने सबसे बड़ा जो खेल किया है उसमें ये किया है कि जैसे हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज थे, अनाज थे, प्याज था, आलू था, तेल था और तिलहन थे, हर तरह की जो हमारी चीजें थी, उसके इस कानून से पहले उसको व्यापारी को भंडारण में कुछ कोई ना कोई सीमित 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 करके रखा हुआ था कि इस सीमा तक आप इसका भंडारण कर सकते हैं और इससे ज्यादा जो है आप इसका भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही किसान को धोखा देने की नीयत से, व्यापारी को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को फायदा देने की नीयत से इस कानून के ऊपर, इस कानून को बदल कर अब उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि व्यापारी अब कितना मर्जी भंडारा, जितना मर्जी भंडारण वो है जो कर सकता है। और उसके लिए सरकार की उस पर कोई नजर नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी तरीके का वो कोई उस पर पाबंदी नहीं रहेगी, जिससे कि उसका जो असर है, उसका जो आने वाला परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो ना सिर्फ किसानों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि उसका सीधा और सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मक्का है, जो मक्के को हम अगर मंडियों में बेचते हैं या बाहर बेचते हैं, तो उसके लिए हम उसको बड़े ही, मंडी में अगर सेल कर दिया तो उसकी जो बड़ी कम कीमत जो है हमें मिलती है। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो वो अगर सीधे से वो मक्का खरीदेगा और उसको भंडारण की अनुमति मिल जाएगी, तो वो असीमित भंडारण जितनी देर तक मर्जी करके अपने पास रखकर जब वो उसको मार्केट में उतारेगा, तो जैसे कि हम देखते हैं, शायद सभी ने सुना होगा कि स्वीट कॉर्न जो है, एक मक्के को थोड़ा सा उसको उबाल के और उसका थोड़ा सा मसाला बनाकर उसको जो है बड़े बड़े जो शोरूम जो है शोरूम्स हैं वहां पर रखा हुआ पैकेट बनाकर, और वो जो जो 100 ग्राम का होगा वो आपको 200 या 300 रुपए में जो वो मक्का मिलेगा, जो कि हमें किसान को जो उसका मूल्य
1 या 2 रुपए में उसका मिलता है। इसी तरह से अभी ताज़ा हम हमारी जो इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आया है, हमने देखा कि जो तेल है, खाने वाला तेल है जो, वो एकाएक उसका जो दाम है, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में उसकी वैल्यू जो 100 रुपये से हो या 110 रुपए का वो तेल था, वही तेल अब आपको 200 रुपए में या 220 या 230 रुपए में जो उसका मिला, उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं। इसका सीधा फायदा जो है वो व्यापारी को जा रहा है। अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि हमें इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को क्या कदम करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। उसी की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये जो आयोजन किया है, 25 प्रोग्राम जो बनाए हैं, उसमें जो उसके लिए उसकी पहल में सबसे पहले ये किसान आंदोलन रखा है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 9 महीनों से किसान लगातार दिल्ली में बैठा हुआ है और अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार जो है उसकी बात नहीं सुन रही। तो इस मामले में हमने पीछे भी हमारे संस्थापक जी ने हमें आदेश दिया था और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर जो है सरकार के नाम पर मेमोरेंडम दिए थे और सरकार से ये अनुरोध किया था कि ये जो कृषि काले कानून जो पास किए गए हैं, इनको वापस लिया जाए। लेकिन सरकार जो है वो अब इसका सबसे बड़ा जो है, हमें वो यही नजर आ, हमारे दो की पॉलिसी है, हम दो कौन है ये हम भी जानते हैं और हमारे दो कौन है वो हम भी सभी जानते हैं कि किन दो जो उद्योगपतियों को ये बेनिफिट देने के लिए ये कृषि कानून बनाए गए हैं। और सभी को ये मेरे ख्याल से ज्ञान होगा कि जो हम दो और हमारे दो की पॉलिसी है वो क्या और किस हिसाब से हम देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है अदानी को जो है वो उनको दे दिया गया बड़े ही आसानी से। और इसी तरह से इसी प्रोसेस में हमारी जो रेल को जो है उन्होंने जो है अदानी को या उसी तरह के और जो व्यापारी हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब उनको एक समझ आ गई है कि अगर हम कृषि उद्योग पर अपना कब्जा जमा लेंगे तो फिर हमें देश के ऊपर कब्जा करने में या उसके ऊपर हमें अपना साम्राज्य कायम करने में कोई भी रुकावट भांप लिया और इसके जो परिणाम है उनको भांप लिया। और इस वजह से वो किसान जो कि काफी, मैं लोग को ये कहना चाहूंगा कि हम सबसे ज्यादा जो जागरूक है वो किसान है, जो कि अपने हक के लिए, अपने हक के साथ साथ जो भारत की सारी जनता है उसके लिए हक के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि हमें भी तन मन धन से इस आंदोलन को मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए और इस आंदोलन के जरिए सरकार के जो पांव है वो उखाड़ फेंकने चाहिए, ताकि जो देश को हम इस आने वाले गुलामी के जो हमें नजर आ रहा है, जो व्यापारी की जो गुलामी है उससे हमें निजात अगर दिलानी है तो हमें भी इस संघर्ष में हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए, तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए। और इसी विषय में जो बाकी जो हमारे जो 25 पॉइंट हैं, 25 तरह के जो आंदोलन है, और उस आंदोलन के बारे में भी हमें
जन जन को बताना चाहिए कि अगर हम ये आंदोलन 25 तरह के आंदोलन भारत में चलाएंगे तो भारत को हम जो है इन देशद्रोही ताकतों से, देश विरोधी ताकतों से, व्यापारीकरण से जो है बचा सकते हैं और फिर उसी समय में ले जा सकते हैं जब भारत को एक सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। महाराजा अशोक के टाइम में हम जानते हैं कि जो भारत था वो एक सोने की चिड़िया का देश था और सभी को वहां पर बराबर के जो अधिकार मिलते थे, बराबरता के जो हक मिलते थे और चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सांस्कृतिक और चाहे वो शैक्षणिक, हर तरह की जो बराबरता थी उस शासन में हमें मिलती थी। तो हमें राष्ट्रीय महासभा की तरफ से ये जो प्रोग्राम मिला है, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर लोगों को आकर उनको मोटिवेट कर हमें इस जो जलाना चाहिए ताकि हम जो भारत को दोबारा और बना सके और एक जो साम्राज्य बना सके, जैसा कि हम अशोक के टाइम में बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से मेरा समय शायद यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो मैं अब चाहता तो था कि अभी थोड़े से इस विषय में थोड़े मैं विचार रखता, इन समय की जो पाबंदी है, क्योंकि अगर एक संस्था को चलाना है तो उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हमारे संस्थापक जी हमेशा ही बताते हैं कि हम जो भी काम करना है वो एक डिसिप्लिन में रहकर करना है। अगर हम डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे तो हम जो है बहुत जल्दी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी एक पॉइंट जो है शायद मैं अभी मेरे से छूट गया, वो थोड़े से समय में भी मैं आपको वो उसका बात रखना चाहता हूँ कि किसानों की एक डिमांड और है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है उसको एक कानूनी अमली जामा बनाया जाए, उसको कानून के दायरे में लाया जाए ताकि हर क्योंकि हमारे भारत में कई तरह की जो चीजें हैं उनके ऊपर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लागू होना चाहिए, जिससे कि हम किसानों की जो आमदनी है वो उनको उसकी लागत से जो है दुगनी मिल सके। तो इसके लिए भी किसानों का जो बड़ा जोर चल रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन है उसको जो है कानून के दायरे में लाया जाए, क्योंकि सरकार तो जो है वो बोल रही है नहीं जी नहीं, हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं, लेकिन वो इसको एक कानून के रूप में बनाना नहीं चाह रहे और ना ही बना रहे हैं, सिर्फ एक जो है एक लॉलीपॉप दे रहे हैं और एक जो जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम इसको खत्म नहीं कर रहे। सो इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद